पंचदंड छत्र का रहस्य। अध्याय 1। उज्जैनी की संध्या लाल सुनहरी छटा से नहा रही थी। महाराज विक्रमादित्य के राजमहल की सबसे ऊंची मीनार से शिप्रा नदी का घुमावदार किनारा दूर तक दिखाई दे रहा था। पर आज का दिन अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। विक्रम अपने निजी कक्ष में खड़े होकर खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। पिछली रात से ही मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। सपने में उन्होंने देखा था कि 5 सुनहरे दंडों से सजा एक विशाल छत्र आसमान से गिर रहा है और पूरी पृथ्वी कांप रही है। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि मंत्री भद्रकेतु तत्काल मिलना चाहते हैं। विक्रम ने तुरंत उन्हें अंदर बुलवा लिया। भद्रकेतु का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा कि आज दोपहर बाद से नगर के कई लोग अजीब सी बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि रात में आसमान से एक चमकीला सा वस्तु गिरा है जंगल की तरफ। कुछ का कहना है कि शमशान के पास से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि वे स्वयं भी परेशान हैं। रात का सपना अभी भी उनकी आंखों के सामने था। पंचदंड छत्र का नाम सुनते ही उनका दिल जोर से धड़कने लगा। ये नाम उन्होंने कहीं सुना था, पर याद नहीं आ रहा था कहाँ। भद्रकेतु ने सुझाव दिया कि महाराज को चाहिए कि वो महर्षि कालिदास से सलाह ले। वे पुराने ग्रंथों के जानकार हैं और शायद इस रहस्य का कोई सुराग दे सके। रात्रि के समय विक्रम और भद्रकेतु महर्षि कालिदास के आश्रम पहुंचे। आश्रम में दियों की मधुर रोशनी थी। महर्षि ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर लगता था जैसे वे सब कुछ जान रहे हों। कालिदास ने बिना आंखें खोले ही कहा कि वे जानते हैं महाराज क्यों आए हैं। पंचदंड छत्र का नाम सुनकर उनका चेहरा चिंतित हो गया। उन्होंने बताया कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। प्राचीन काल में जब देवता और असुर युद्ध करते थे, तब इंद्रदेव का एक विशेष छत्र था। इसमें 5 सुनहरे दंड थे और हर दंड में एक अलग शक्ति छुपी थी। महर्षि ने आगे कहा कि ये छत्र सिर्फ उसी व्यक्ति के पास सुरक्षित रह सकता है जो बिल्कुल निष्पक्ष हो। अगर ये गलत हाथों में पहुंच गया तो पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है। हजारों साल से ये किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा हुआ था। विक्रम ने पूछा कि अगर ये छत्र वाकई कहीं गिरा है तो क्या करना चाहिए। कालिदास ने गंभीर आवाज में कहा कि पहले ये पता लगाना होगा कि वो कहाँ है, फिर उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। पर यह काम बहुत खतरनाक है क्योंकि अंधेरी शक्तियां भी इसे खोज रही होंगी। तभी बाहर से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा पंछी अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। तीनों व्यक्ति बाहर निकले। आसमान में एक काली छाया तेजी से उड़ती हुई दिखाई दी। वो जंगल की तरफ जा रही थी। कालिदास ने कहा कि अब देर नहीं करनी चाहिए। पंचदंड छत्र जरूर जंगल में कहीं गिरा है और कोई ना कोई उसे खोज रहा है। अगर वो गलत हाथों में पहुंच गया तो फिर उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विक्रम ने तुरंत फैसला किया कि वो कल सुबह होते ही जंगल में खोज शुरू करेंगे। भद्रकेतु ने कहा कि वो भी साथ चलेंगे, पर कालिदास ने चेतावनी दी कि इस काम में बहुत सावधानी बरतनी होगी। जंगल में कई खतरे छुपे हो सकते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही विक्रम और भद्रकेतु घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ निकले। साथ में कुछ विश्वसनीय सैनिक भी थे। जंगल का रास्ता पहले तो साधारण लगा, पर जैसे जैसे वे अंदर जाते गए माहौल अजीब होता गया। पेड़ों पर पत्ते नहीं थे और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। पंछियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था, जैसे प्रकृति डर गई हो। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे कोई भारी चीज आसमान से गिरकर ये निशान बना गई हो। गड्ढे के किनारे सुनहरे रंग की चमक दिखाई दे रही थी। विक्रम ने सैनिकों को इशारा किया कि वे सावधान रहें। वो खुद घोड़े से उतरकर गड्ढे के पास गए। वहां पर सच में कुछ सुनहरे टुकड़े बिखरे हुए थे, पर पूरा छत्र कहीं नजर नहीं आ रहा था। भद्रकेतु ने कहा कि लगता है कोई यहां पहले आ चुका है। जमीन पर घोड़ों और आदमियों के निशान साफ दिख रहे थे। ये निशान ज्यादा पुराने नहीं थे। तभी पेड़ों के बीच से एक आदमी निकल कर आया। वो काले कपड़े पहने था और उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने कहा कि वो जानता है महाराज क्या खोज रहे हैं। पंचदंड छत्र अब उसके पास है और वो इसे केवल एक शर्त पर वापस करेगा। विक्रम ने पूछा कि वो कौन है और उसकी शर्त क्या है। उस आदमी ने कहा कि वो एक यक्ष है और पिछली कई शताब्दियों से इस छत्र की रक्षा करता रहा है, पर अब समय आ गया है कि इसका सही उपयोग हो।
यक्ष ने आगे कहा कि अगर महाराज सच में इस छत्र के हकदार हैं तो उन्हें 3 परीक्षाओं में सफल होना होगा। पहली परीक्षा न्याय की है, दूसरी साहस की और तीसरी बुद्धि की। विक्रम ने बिना हिचकिचाए कहा कि वो तैयार हैं। यक्ष ने अपने हाथ हिलाए और अचानक चारों तरफ का माहौल बदल गया। वे अब किसी और ही जगह पर थे। सामने एक विशाल द्वार था जिस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। यक्ष ने कहा कि इस द्वार के पीछे पहली परीक्षा है। अगर वे इसमें सफल हो गए तो आगे का रास्ता मिलेगा, पर अगर असफल हुए तो हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। द्वार धीरे धीरे खुला और अंदर से तेज रोशनी निकली। विक्रम ने भद्रकेतु की तरफ देखा। दोनों जानते थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्या विक्रम इन तीनों परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे? पंचदिन छत्र की असली शक्ति क्या है? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।